हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 जुलाई के मुख्य समाचार को बहुत ही जल्दी देखेंगे तथा विस्तार पूर्वक भी समझेंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं आज के पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है साथियों कि क्रिकेटर अजित अगरकर बने हैं सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष। तो साथियों इसके बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसका पूरा नाम बीसीसीआई है, अजित अगरकर को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह फैसला साथियों क्रिकेट सलाहकार समिति सीएससी ने किया है, जिसमें सुलक्षणा नाइक, अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे शामिल हैं। साथियों इस पद के लिए कई आवेदकों का साक्षात्कार लेने के बाद सीएससी ने सर्वसम्मति से अजित अगरकर को अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है। साथियों आप सभी को बता दें यह फैसला उस समय आया है जब अजित अगरकर की नियुक्ति जो है वो एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हुई है, क्योंकि टीम इंडिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारी हार से उभर रही है और 2023 में अक्टूबर के महीने में वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है। आगे हम लोग देख लेते हैं साथियों, न्यूजीलैंड प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है। साथियों यही मुहिम एक बार भारत में भी चलाई गई थी, जिसमें प्लास्टिक के उत्पाद पर, प्लास्टिक के यूज़ पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्लास्टिक उत्पाद पर बैन लगाने की कोशिश नहीं की गई थी और धीरे धीरे फिर से मार्केट में वही हाल है। जिस प्लास्टिक को बैन की बात की गई थी वो प्लास्टिक फिर से चल रही है। ऐसे में साथियों यह कदम 1 जुलाई 2023 को लागू हुआ है, जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ सरकार के व्यापक अभियान में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। साथियों न्यूजीलैंड ने फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए सुपरमार्केट में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में साथियों एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ सरकार के अभियान के तहत प्रतिबंध में प्लास्टिक स्ट्रॉ और चांदी के बर्तन भी शामिल है। आगे हम लोग देख लेते हैं साथियों, एनएमडीसी ने खनिज विकास और नियोक्ता ब्रांड के लिए जीता है एसोचैम पुरस्कार। साथियों एनएमडीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऐसे में साथियों भारत की खनन प्रमुख को कोलकाता में आयोजित एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कंपनी को खनन क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान और इसके अनुकरणीय मानव संसाधन प्रथाओं के लिए खनिज विकास पुरस्कार और नियोक्ता ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं साथियों, एसबीआई ने कामेश्वर राव कोंडावती को सीएफओ नियुक्त किया है। साथियों इसके बारे में हम लोग देश के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में कामेश्वर राव कोंडावती को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। इसके पहले जो पूर्व सीएफओ थे उनका नाम था चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा ने इस पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ के तौर पे कामेश्वर राव कोंडावती को बनाया गया है। साथियों एसबीआई के सीएफओ के रूप में कामेश्वर राव कोंडावती की नियुक्ति बैंकिंग उद्योग के भीतर उनके लंबे और सफल करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। साथियों 1991 में एसबीआई में शामिल होने के बाद उन्होंने वर्षों से बैंकिंग और वित्तीय संचालन के विभिन्न डोमेन में व्यापक विशेषज्ञता हासिल की है। उनका अनुभव उन्हें एसबीआई की वित्तीय रणनीति को चलाने और बैंक के निरंतर विकास और सफलता में योगदान करने के लिए अच्छी तरह से तैयार करता है। साथियों इसके पहले साथियों 1991 में एसबीआई से जुड़े कोंडावती अपनी नई भूमिका में बैंकिंग, फॉरेक्स, फाइनेंस और अकाउंटिंग का भी अनुभव इनके पास काफ़ी अच्छा खासा है। ऐसे में साथियों ये काफ़ी अच्छी एसबीआई के लिए साबित होगी आने वाले समय में। साथियों आज हम लोग थोड़ा हरित क्रांति के बारे में भी जान लेते हैं। हरित क्रांति का जनक जो है वह भारत में ये स्वामीनाथन को जाना जाता है और भारत के बाहर हरित क्रांति के जो जनक हैं उनका नाम नॉर्मन बोरलॉग है। इसके अलावा साथियों हरित क्रांति जो शब्द है इसका पहला बार जो उपयोग हुआ था वो 1968 में विलियम गोण ने किया था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटेन ने भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं।
यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला ने हाल ही में भारतीय संरक्षणवादियों को प्रतिष्ठित हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया है। पुरस्कार समारोह में ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के रचनात्मक दिमाग और 70 आदिवासी कलाकारों के समूह रियल एलिफेंट कलेक्टिव के रचनात्मक दिमाग वाले फिल्मकार कार्तिकी गोंजाल्विस को सम्मानित किया है। साथियों, आप सभी को बता दें कि प्रशंसित डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के पहले निर्देशक कार्तिक गोंजाल्विस को राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला ने तारा पुरस्कार मिला है। हाथियों और मनुष्य के बीच पवित्र बंधन से प्रेरित तारा पुरस्कार सह अस्तित्व के लिए कहानी कहने और वकालत में उत्कृष्ट उपलब्धियों को स्वीकार करता है। ऐसे में साथियों, यह फिल्म TREC की मूर्तियों में दर्शाए गए एक अनाथ हाथी रघु की दिल को छू लेने वाली कहानी के माध्यम से मनुष्य और हाथियों के बीच गहरे संबंध पर प्रकाश डालती है। आगे हम लोग देख लेते हैं साथियों, विश्व जूनोसिस दिवस 2023, इसकी तारीख और महत्व तथा इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। साथियों, विश्व जूनोस दिवस जो है वह एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पास्चर की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए 6 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लुई पास्चर को हम लोग साइंस में पढ़े हैं। 1885 में इस दिन पास्चर ने रेबीज का पहला टीका लगाया था तथा इसका खोज किया था, जो जूनोटिक रोग की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। विश्व जूनोस दिवस का पालन विभिन्न जेनेटिक रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और निवारक उपायों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ऐसे में साथियों, जेनेटिक रोग ऐसी बीमारी है जो जानवरों या कीड़ों से मनुष्यों में फैल सकती है, जबकि कुछ संक्रमण जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। वे मनुष्य में बीमारी का कारण बन सकते हैं। ये बीमारी मामूली अल्पकालिक बीमारियों से लेकर गंभीर जीवन परिवर्तनकारी स्थितियों तक हो सकती है। यह यहाँ तक बताया गया है कि लगभग 60% मानव संक्रमण जानवरों या कीड़ों से ही होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए योजना शुरू करेगी सरकार। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, केंद्र ने 3 जुलाई 2023 को उन नाबालिग को आश्रय, भोजन और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है जिन्हें बलात्कार के बाद गर्भधारण करने के चलते उनके परिवार ने छोड़ दिया है। ऐसे में साथियों, साल 2021 में शुरू किया गया मिशन वात्सल्य बच्चों की सुरक्षा और कल्याण पर केंद्रित है। आगे हम लोग देख लेते हैं, भारत ने शुरू किया भारत 6G अलायंस। अभी हमारे देश की जनता 4G से नहीं उभरी है, 4G भी यूज़ कर रही है, लेकिन अब हमारा भारत का टेक्नोलॉजी IT सेक्टर इतना डेवलप हो गया है कि फ़िलहाल हाल ही में भारत जो है 6G अलायंस का उद्घाटन किया है, जिसमें भारत ने 6G प्रौद्योगिकी के लिए 200 से अधिक पेटेंट के अधिग्रहण के साथ दूरसंचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस के शुभारंभ के दौरान यह घोषणा की है। आगे हम लोग देख लेते हैं साथियों, कोलकाता में होगा 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन। डूरंड कप क्या होता है तथा यह कौन से स्पोर्ट्स या खेल से रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। साथियों, डूरंड कप के 132वें संस्करण की मेजबानी फुटबॉल के दीवाने शहर कोलकाता में की जाएगी। कोलकाता शहर को फुटबॉल का दीवाना शहर भी कहा जाता है, ऐसा आप सभी को पता भी होगा। डूरंड कप जो है वो फुटबॉल का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना कप है, जो अपने उत्साही प्रशंसकों और समृद्ध फुटबॉल इतिहास के लिए जाना जाता है। 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक कुल 24 टीमें असम के गुवाहाटी और कोकराझार, मेघालय के शिलोंग और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रतिष्ठित कप के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसके अलावा साथियों, भारत के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 132वां संस्करण जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक कोलकाता में शुरू होने वाला है। टूर्नामेंट का ट्रॉफी जो टूर है, जिसे 30 जून 2023 को ही हरी झंडी दिखा दी गई है। 27 साल के अंतराल के बाद विदेशी टीमों की भागीदारी के साथ आगामी संस्करण फुटबॉल प्रेमियों के लिए होने के लिए तैयार हो चुका है। आगे हम लोग देख लेते हैं SAFF चैंपियनशिप 2023 फाइनल। भारत ने जीता है 9वां खिताब, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में खेले गए SAFF
चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में कुवैत को 5-4 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। फीफा की ताज़ा रैंकिंग में 100वें स्थान पर काबिज भारत ने 14वें संस्करण में से 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीता है। दोस्तों, मेजबान के रूप में सेवारत भारत SAFF चैंपियनशिप 2023 के दौरान अपराजित रहा। उसने ग्रुप चरण में पाकिस्तान और नेपाल को हराया, जबकि कुवैत से ड्रॉ खेला। सेमीफाइनल में उन्होंने लेबनान को पेनाल्टी शूटआउट में हराया और फाइनल में कुवैत के खिलाफ भी यही उपलब्धि दोहराई। पदकों के अलावा टीम को 50,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार दिया गया, जो भारतीय रुपयों के बराबर 41 लाख रुपयों के बराबर है। आगे हम लोग देख लेते हैं साथियों, 4 जुलाई बना है अब तक का सबसे गर्म दिन। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैश्विक स्तर पर मंगलवार 4 जुलाई 2023 अब तक का सबसे गर्म दिन रहा है। 4 जुलाई का औसत वैश्विक तापमान जो है 17.18 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया तथा इतना दर्ज किया गया है, जिसके साथ ही 24 घंटे बाद इसका रिकॉर्ड भी टूट गया। अमेरिकी रिसर्च के अनुसार इससे पहले 3 जुलाई दुनिया का सबसे गर्म दिन था और उस दिन औसत वैश्विक तापमान 17.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यानी कि 3 जुलाई को विश्व का सबसे ज़्यादा गर्म दिन 17.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। उसके एक दिन बाद यानी 24 घंटे बाद ही 4 जुलाई को उससे भी ज़्यादा वैश्विक तापमान जो है दर्ज किया गया था, जो कि 17.18 डिग्री सेल्सियस है। आगे हम लोग देख लेते हैं, ऑस्कर विजेता अभिनेता एलन आर्किन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों, एलन आर्किन एक अनुभवी अमेरिकी अभिनेता थे जिनका जन्म 1934 में न्यूयॉर्क में यहूदी प्रवासियों के परिवार में हुआ था। तो साथियों, आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।